हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस क्वेश्चंस का सेट नंबर 18। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा जिसमें हम लोग डेली 25 MCQ डिस्कस करते हैं। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 25 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेलुलोज कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो एक तो होता है केंद्रक और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हम राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन डी को टिक करेंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत H.T. व्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला प्रश्न का राइट आंसर गेस कीजिए। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। कोशिका के पावर हाउस के रूप में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ही जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। तो ये होता है छोटी आंत में, जिसको कभी कभी क्षुद्रांत भी लिखता है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में। अगला प्रश्न बनता है, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो ये कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी होगा क्योंकि विटामिन डी का ये प्रचुर स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट वन क्या, अगला प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, या फिर वैसे ही व्यवहार करता है जिस तरह से अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। और अवतल लेंस से संबंधित अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में काम आता है। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक नहीं है तो यहाँ पे सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है और गैलियम आर्सेनाइड भी है, लेकिन क्वार्ट्ज की बात करें तो ये अर्धचालक के अंतर्गत नहीं आता है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं और कारण क्या है कि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। और ये क्यों बचाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो भी आवेश आता है, आपने देखा होगा कि कोई भी जो ऊंचा बिल्डिंग होता है उस पर एक थोड़ा तांबे का लगा होता है, कोई रॉड वुड टाइप का बैठाया रहता है। तो उस पर जैसे ही आवेश गिरता है तो वो डायरेक्ट वो ज़मीन के अंदर से कनेक्ट रहता है, यानी ज़मीन के अंदर तक गया रहता है और ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, जिससे भवन नष्ट होने से बचता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और कारण जो है वो भी बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण भी है, तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, नीचे कमेंट्स करके बताइए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। देखिए निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग हम इसको कभी कभी घुमा करके कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम लोग रॉकेट्स में करते हैं और ये बहुत ही निम्न ताप पे होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही निम्न ताप पे, लगभग इसमें जो टेम्परेचर होता है -150 डिग्री सेल्सियस तक होता है क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। बच्चों में ये होता है प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर कह सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत मात्रा, जो विद्युत धारा इसको कह सकते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, उसका यूनिट क्या है। विद्युत धारा की यूनिट हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है ना, एम्पियर होता है। कूलम्ब आवेश का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है और वोल्ट मीटर का होता है, यानी कि हम कह सकते हैं विभव का वोल्ट, इस तरह से कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उसे हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं।
न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, यानी बल का जो भी डिफिनेशन है वो हमें पहले नियम से मिलता है, लेकिन न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है जो F बराबर ma हमें मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये दोनों याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो क्या होता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगर वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो वो तो वैसे भी फूट जाएगा, बनेगा ही नहीं। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर का जो भी दाब है वो भी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व को मापने के लिए हम लोग किसका माप करते हैं, तो द्रव्यमान का। ठीक है, द्रव्यमान। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाहें तो अगर आपसे पूछ ले कि दो वस्तुएं हमारे पास दी गई है, एक मान लीजिए कि 1 का सिक्का है और एक मान लेते हैं कि 5 का सिक्का है। 1 का सिक्का जो भी आपने देखा होगा पहले वाला या अभी वाला, कोई दिक्कत नहीं। 5 का सिक्का हम पहले वाले रखते हैं जो मोटा वाला आता था। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा जड़त्व रखता है, तो जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका ज़्यादा जड़त्व होगा। तो आप ऑब्वियसली कह सकते हैं कि 5 रुपये का जो सिक्का था उसका द्रव्यमान ज़्यादा था, इसलिए जड़त्व भी इसका ज़्यादा होगा। ठीक उस तरह से अगर हम एक साइकिल की बात करें और एक मोटरसाइकिल की बात करें तो आप इसमें भी कहेंगे कि साइकिल वाले में द्रव्यमान जो कि कम है तो इसका जड़त्व कम है। ठीक उस तरह से मोटरसाइकिल में ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान का माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO कहते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है, और इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत जल्द मृत्यु हो जाती है। एक तरह के कह सकते हैं कि जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट वन है कि कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम को हम यहाँ पे बताइए कि क्या कह सकते हैं, तो कृत्रिम रेशम रेयॉन यहाँ पे कह सकते हैं। रेयॉन ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, रेयॉन। ठीक है, और इससे पहले वाले जो हम लोगों ने वीडियो देखा था उसमें मैं आपको बताया था कि प्राकृतिक रेशे कौन है और ये कृत्रिम रेशे कौन कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, जीन शब्द किसने बनाया था। जीन शब्द किसने बनाया था या फिर जीन के आविष्कारक किसको कहा जाता है, तो WL जोहानसन कह सकते हैं। ठीक है ना, जोहानसन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए कि निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, तो यहाँ पे बताइए कि कौन सी अनुवांशिक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हीमोफीलिया जो एक प्रकार का अनुवांशिक विकार होता है, इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति हीमोफीलिया से अगर वो ग्रसित है तो थोड़ा सा भी चोट लगने के बाद उसका जो रक्त निकलता है ना वो बंद नहीं हो पाता है, और इस वजह से ज़्यादा रक्त बहने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा पसलियों की जोड़े की अगर हम बात करें तो कुल 12 जोड़े पसलियाँ होते हैं, जिसमें हम टोटल 24 पसलियाँ कह सकते हैं। तो 12 जोड़ी होता है, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज है 28 जून। ठीक है, 28 जून का आज हमारा ऑफ़र चल रहा है। एक्चुअली ये ऑफ़र कल से ही चल रहा है हमारे एप्लीकेशंस पे। अगर जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं बिहार SI के हमारे कोर्सेज़ में ज्वाइन होने के लिए, जिसमें आपको पता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें दी जाती हैं। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो आप वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। और अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको पता है कि इस बैच की मंथली जो प्राइस है 149 के साथ है, लेकिन आज के ऑफ़र में क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, बोल रहे थे कि थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, तो मैं आपको उनको बता दूं कि देखिए आपके लिए ऑफ़र एक चल रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 110 रुपये में पूरे 1 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ठीक है, 1 मंथ की वैलिडिटी आपको दी जाएगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती है। ठीक उसी तरह से हमारा मैथ्स क्लासेस का भी कोर्सेज आपको बता दूँ 199 इसका प्राइस है, लेकिन ऑफ़र में आपको सिर्फ और सिर्फ 149 में ये मिल जाएगा। और इसमें आपको पता है क्या होता है, पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ ये आपका कोर्स दिया जाता है मैथ्स क्लास का, जिसमें चैप्टर वाइज मैथ आपको कवर किया जा रहा है। ठीक है, लगभग उसमें 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप जाकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बारीकी से। अगर आपको मैथ्स थोड़ी सी भी नहीं आती है ना तो आप वहाँ से आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एक बार आप इस दोनों कोर्सेज़ को जाकर के चेक कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। एग्रिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा घास का अध्ययन करते हैं। एग्रिस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, तीनों को अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन उसका त्वरण एक समान चाल से होता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण का डेफिनेशन भी यही होता है कि वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति होती है। ये भी सही है। और त्वरण का तो आपने यहाँ पे जस्ट देख लिया, डेफिनेशन के साथ ही यहाँ पे निकल जाएगा कि परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, v-u/t। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को। ध्यान दीजिएगा, एक समान त्वरित गति। ठीक है, एक समान त्वरित गति। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। तो पायरुविक अम्ल, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, पायरुविक अम्ल। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं। दो युग्मकों के संयोजन को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर और मादा जो आपको पता होगा संयोजन, जिसको निषेचन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 25 MCQ कवर किया। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल आपका सेट नंबर 2 आने वाला है, यानी कि जो बिहार SI का हम लोगों ने सेट 1 डाला था उसका सेट 2 कल आपको मॉर्निंग में करीब 11 बजे से देखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो सभी लोग वेट कीजिएगा थोड़ा सा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।